रेलवे ग्रुप डी वाले मित्रों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिनका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। मैं इसमें बतला दूं कि हमारा भी सिलेक्शन 2 बार हुआ है रेलवे ग्रुप डी में। तो मैंने कैसे निकाला था 2018 और 2019 में, दोनों बार मेरा लगातार हुआ। पटना बोर्ड से हमारा सिलेक्शन हुआ और मैंने उस जॉब को ज्वाइन नहीं किया। मैं अभी एसएससी के थ्रू कहीं जॉब कर रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा इस बार रेलवे जेई में भी सिलेक्शन हुआ है। मुंबई बोर्ड में वर्कशॉप मेरे को अलॉट किया गया है, मतलब वर्कशॉप इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के तौर पे। अगर आपका एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर में होता है या जनवरी में होता है तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगा, उसके लिए मैं आपको शेयर करने यहाँ पे जा रहा हूँ। मैंने सारे प्रूफ यहाँ पे लगा रखे हैं और पिछले वाले वीडियो में भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि हमारा जो CBT 1 का एडमिट कार्ड 2018 का और उसमें जो फिजिकल होता है उसका जो एडमिट कार्ड वो भी मैंने दिखाया। 2019 का CBT 1 का आपको दिखाया हमने और उसका फिजिकल का एडमिट कार्ड शायद मेरा खो गया तो मैं उसको दिखा नहीं पाया, लेकिन मैं उसका रनिंग का जो डिटेल था वो मैं आपको दिखाया हूँ। अब से आप कैसे रेलवे ग्रुप डी निकालिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे आपको शेयर करूँ तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो रीजनिंग का है। 30 मार्क्स के रीजनिंग आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आते हैं। नॉर्मल से जो ग्रुप डी में रीजनिंग आते हैं वो बेसिक लेवल के रीजनिंग होते हैं, लेकिन आपको इसमें सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, जैसे रिलेशन से लेकर के एज और कैलेंडर, क्लॉक, ये सारे चीज़ें आपको पढ़ने हैं। तो किसी भी टॉपिक को आप छोड़ के नहीं जाइएगा। रीजनिंग में आपका एम होना चाहिए कि 30 में से 28 तो आपको सही होना चाहिए। आप कैसे करेंगे इस चीज़ को, तो आपको पहले मॉक लगाना है और मॉक में देखिएगा कि जिस टॉपिक के आपके प्रश्न आपके नहीं बन रहे हैं उस टॉपिक के नोट्स या वीडियो आप देखिए और वहाँ से उसको कवर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको कोई भी लॉजिक या फिर कोई भी टाइप का प्रश्न आपसे छूट ना जाए। और इस तरह से आप रीजनिंग को पूरा करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आपको गलत लग रहा है या फिर नहीं बन रहा है जिस तरह के प्रश्न, वो आपको ध्यान देना है और वहाँ से उसको क्लियर करना है। रीजनिंग में आपको कसर नहीं छोड़ना है। अगर रीजनिंग में आप छोड़ देंगे तो आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। उसके बाद 25 प्रश्न आते हैं, वो आते हैं मैथ के। मैथ के प्रश्न बेसिक होते हैं, अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस होता है। एडवांस मैथ का बहुत कम वेटेज होता है, अगर होगा तो मेंसुरेशन का होगा, ज्योमेट्री का बहुत कम वेटेज होगा और अलजेब्रा का उससे भी कम होगा। तो आपको अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करना है, मेंसुरेशन को कंप्लीट करना है और ज्योमेट्री के जो बेसिक प्रश्न आते हैं, सर्कल का, ट्रायंगल का, तरह के जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं बेसिक सा, वो सारे आपको कवर करने हैं। और फार्मूला बेस्ड अलजेब्रा का प्रश्न जो कि कॉमनली 1 डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वही पढ़ने हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ने। अगर आप पहले भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मैथ का तैयारी किए तो कुछ भी अलग से आपको इसमें पढ़ना नहीं पड़ता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, जो डिसीजन करता है कि आपका सिलेक्शन होगा ग्रुप डी में या नहीं होगा, वो करता है आपका साइंस। और साइंस का 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका स्तर क्या होता है, लेवल क्या होता है, तो क्लास 10 तक के साइंस इसमें पूछे जाते हैं। तो इसको आप कवर कहाँ से करिएगा, तो इसको कवर करने के लिए बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है आपका NCERT। मैं 2 बार के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बतलाऊँ आपको, और इस बार के अगर इस बार कुछ नया नहीं हुआ तो आपके साइंस के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो NCERT से ही पूछे जाएंगे। तो आपको NCERT के बुक को पढ़ना है, खासकर क्लास 9 और क्लास 10 के जो NCERT हैं, जिसको आपको बार बार रिवाइज करना है। अगर एग्ज़ाम आपका डिले है, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी में होने वाला है, तो आपको NCERT क्लास 9 और क्लास 10 साइंस उसको एकदम ख़त्म कर देना है, किसी बुक को पढ़ें अथवा ना पढ़ें। उसके बाद आपका जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं वो 20 प्रश्न आएंगे, जिसमें कुछ प्रश्न हिस्ट्री के होंगे, कुछ पॉलिटी के प्रश्न होंगे, कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे और कुछ करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। मोस्ट प्रेडिक्टेबल ये है कि हिस्ट्री के 4 से 5 प्रश्न हो सकते हैं और जो पॉलिटी है उसके भी 4-5 प्रश्न हो सकते हैं और ज्योग्राफी के कुछ 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इकोनॉमिक्स के भी 1-2 प्रश्न उसमें हो सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर के 5 से 6 प्रश्न हो सकते हैं। कुल मिला के 20 प्रश्न होंगे, जिसमें करंट अफेयर का वेटेज ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे सेट में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 6 से 7 हो सकता है और कुछ में 3 या 4 हो सकता है। कभी कभार 8 से 10 भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर आप पिछले 1 साल का कवर करिएगा। इसको कवर करेंगे कहाँ से हम लोग, तो करंट अफेयर के लिए वार्षिकांक आता है, ईयरली कंपाइलेशन जिसको बोलते हैं, वो पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको कवर करके देगा। तो अब किस मंथ से किस मंथ तक करना चाहिए, नवंबर का 27 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आपको नवंबर मंथ से तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो अक्टूबर या सितंबर से लेकर के पिछले सितंबर तक आप कवर कर लीजिए करंट अफेयर। और ऐसा नहीं है कि आपको जैसे स्टार्टिंग के डेट में रहा, नवंबर में एग्ज़ाम रहा, तो कैसे आप कवर करेंगे।
तो उसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट्स मिलते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट्स, नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, या फिर जो साइंस के प्रश्न आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, ना अगर कोई इसरो रिसर्च किया है या फिर कुछ नया खोजा गया है, इस तरह के जो साइंस और टेक्नोलॉजी वाले प्रश्न होते हैं वो पढ़िएगा। कुछ बुक्स जैसे नोवेल्स वगैरह जो आज के समय फेमस है, बुक्स एंड ऑथर्स और प्राइजेज, ये सारे जो टॉपिक है उसको पहले कवर करिएगा, बाकी चीज़ों को बाद में कवर करिएगा। कुछ प्लान्स जैसे गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ है, कौन कौन से योजनाएं जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो वो सब आपको कवर करने हैं पहली बार। वो जितना कवर हो सकता है करंट अफेयर को उतना कवर करिएगा। और मॉक ही की है आपके सिलेक्शन का। आप जितना ज़्यादा मॉक लगाएंगे आप सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक जाएंगे। कोई लड़का बहुत ज़्यादा प्रश्न बना रहा है, बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ता जा रहा है, बहुत सारे बुक को रिवाइज करता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है नया चीज़ें, लेकिन अगर वो मॉक नहीं देगा तो वो आप मान के चलिए कि वो सिलेक्शन से दूर ही जाता जा रहा है। मॉक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें टोटल 55 प्रश्न ऐसे होंगे जो कैलकुलेटिव टाइप है, मतलब जिनमें टाइम टेकिंग हो सकता है, जैसे मैथ और रीजनिंग। टोटल 55 प्रश्न है ना ये, और इसमें से कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो कि आपको फंसा लेंगे, 1 मिनट से 2 मिनट ले लेंगे। तो टोटल 100 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको कुछ हो सकता है कि साइंस में से कुछ न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाए, बेसिक, जैसे रेजिस्टेंस का फार्मूला या फिर जो भी लाइट का फार्मूला, इस तरह के बेसिक जो प्रश्न आते हैं वो पूछ दिया जाए। तो मतलब उसमें भी आपको समय लग जाएगा। अगर एक आध 2 न्यूमेरिकल भी पूछ दिया गया तो उसमें भी समय लगेगा। तो आपको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहली बात साइंस पे वेटेज, और जनरल का जो तैयारी करते हैं उनका जो नॉर्मली जीके होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो उनके लिए ये समस्या नहीं है। उनके लिए समस्या सिर्फ साइंस है। तो आपको साइंस को ध्यान में रखना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, मॉक अटैम्प्ट करने हैं। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप दीजिए, टेक्स्ट बुक पे दीजिए, ओली बोर्ड पे दीजिए, PW पे दीजिए, जहाँ भी आपको सुविधा मिलता है, जहाँ भी अवेलेबल मिलता है टेस्ट, आपको मॉक मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाने हैं। क्योंकि टोटल गेम टाइम मैनेजमेंट का है, पूरा का पूरा गेम टाइम मैनेजमेंट का है। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जो आपको खामी दिखता है उस पर फिर से आप समय दीजिए, उसको कवर करिए। जो भी आपको लगता है हमको ये समझ में नहीं आया है या फिर इसके प्रश्न नहीं बन रहे तो उसको फिर से थ्योरी को रिवाइज करिए और फिर से उस तरह के प्रश्न को अटेम्प्ट करिए। सिलेक्शन के लिए आपको ऐसा देखा गया है, पिछले दोनों बार की बात करूं तो जिनका भी 75 प्लस मार्क्स आ जाता है या 75 के आसपास मार्क्स आ जाता है, उनका सिलेक्शन तय होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए और प्रैक्टिस करिए प्रश्नों का। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी इसमें आपको त्रुटि लग रहा है या फिर कोई भी क्वेश्चन अभी भी मन में रह रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप हमसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब देने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।